नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोटल 7 एडिटोरियल्स हैं, 7 के 7 इंपॉर्टेंट हैं। 7 तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएंगे, 5 मैं डिस्कस करूंगा, 2 अलग से डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेज ऑफ 2020। यहाँ पे पहले तो ये बताया ऑथर ने कैसे सार्क की यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की जो वैल्यू है आज की डेट में वो कम हो गई है। कैसे इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज के चलते सार्क इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, जबकि बाकी दुनिया में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कैसे सार्क का अभी भी अच्छा प्रयोग करके इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल की बात कही गई है, तो इसको देखेंगे। दूसरा आर्टिकल है द डेबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट ऑफ अ फ्लॉड वैक्सीन ट्रायल। यहाँ पे बात हो रही है कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन के बारे में आपको पहले बता दिया दोस्तों, भारत बायोटेक की वैक्सीन है ये। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी में इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। इसके फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। कोविशील्ड को जो अप्रूवल दिया गया एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन, वो अप्रूवल तो सही है, बट कोवैक्सीन को अप्रूवल देना, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट बात बोल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट है इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से पूछा कि भाई इतने महीने हो गए हैं, आप फार्मर्स के साथ किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है फार्म प्रोटेस्ट को लेके। तो सरकार ने बताया कि हम बातचीत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं अभी ही इन फार्म लॉस को सस्पेंड कर देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट जो फॉर्म लॉस को सस्पेंड करने की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो 4 मेंबर की कमेटी बनाने की बात कर रहा है, क्या एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का लॉ ले सकता है अपने हाथ में? क्या वो 4 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर्स को कौन से बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा, और वो कमेटी अगर कोई रिकमेंडेशन देती है तो क्या उन रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट कर पाएगा? इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट एडजुडिकेटिव रोल से हट के एक मीडिएटर का रोल करना जबरदस्ती क्या सही है कॉन्स्टिट्यूशनली या गलत है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आर्टिकल डिस्कस करते वक्त पूरी डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट एक बहस सी चल रही है, एक मनमुटाव सा आ गया है। कहां पे? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी जी के बीच में, जो कि कांग्रेस के हैं, और दूसरी तरफ है आपकी किरण बेदी जी जो कि आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुदुचेरी की। तो इन दोनों के बीच में क्या इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करना कैसे जरूरी है, उसके बारे में कुछ बातें कही गई, उनको देखेंगे। नेक्स्ट है इन एंशिएंट अल फुला फॉर्जिंग अ न्यू फ्यूचर। वैसे तो देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको बताया था कि कतर ज्वाइंस जीसीसी। 2017 में कतर को जीसीसी से निकाल दिया सऊदी अरेबिया यूएई ने। अब कतर को वापस ले लिया है जीसीसी में सऊदी अरेबिया और यूएई में। तो इसमें जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हुई है उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ और अलग पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, तो ये बेसिक आर्टिकल मैं यहाँ अलग से कवर नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो कोवैक्सीन वाला और एक अल ओला वाला, इसके लिए मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में नहीं कंपेयर कर सकता, इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी 5 आर्टिकल्स डिस्कस हो रहे हैं। नेक्स्ट है पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, यूएस भी एक डेमोक्रेसी है। यूएस के कैपिटल हिल में जो रिसेंटली अटैक हुआ था उसको मॉब अटैक बोला गया। उस मॉब अटैक की पुलिसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। कहा जाता है कि पुलिस ने वहां पे एफिशिएंटली उस मॉब अटैक को हैंडल नहीं किया है। तो वहां पे मॉब अटैक को जिस प्रकार से हैंडल किया गया और इंडिया में मॉब अटैक्स को जिस प्रकार से हैंडल किया जाता है, इंडिया की पुलिस जिस हिसाब से काम करती है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। और एक टर्बुलेंट डेमोक्रेसी जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा हो, जहां पे कास्ट, कम्युनल एलिमेंट्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे लड़ाइयाँ ज़्यादा हो, और कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस दोनों में चीज़ देखने को मिल रही है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे, कास्ट के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट कॉमन है। यूएस में वाइट और ब्लैक की डिबेट पे जो प्रॉब्लम्स है, रेसिज्म की डिबेट पे दंगे कॉमन है। तो ये जो टर्बुलेंट डेमोक्रेसीज हैं इंडिया और यूएस जैसी, यहाँ पे पुलिस का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पुलिस का कैसे गलत प्रकार इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई, इसको देखेंगे। और फिर फाइनली रिस्टोरिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द जीओपी। ये जो जीओपी है ये है ग्रैंड ओल्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन थे, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की इमेज को पूरी तरीके से खराब कर दिया। तो यहां पे मोहम्मद अबूब साहब ये बोल रहे हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक इंपीचमेंट मोशन लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को चार्ज ओवर हैंड ओवर करना है, किसको? जो बाइडेन को।
हालात इस हद तक बदतर हो गए हैं यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं कि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट हो रहा है। तो इस इंपीचमेंट की क्या वजहें हैं? क्या इस इंपीचमेंट अगर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में तो क्या अगला टर्म डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ पाएंगे? इन सब चीजों के बारे में बात होगी। ऐसा होता है यूएस में कि अगर एक बार यूएस का प्रेसिडेंट इंपीच हो जाता है तो वो सेकेंड टर्म के लिए इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पे ग्रैंड ओल्ड पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को एड्रेस करते हुए मोहम्मद अयूब साहब ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, रिपब्लिकन पार्टी की जो इमेज है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हद तक खराब कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा के इंपीच करके रिपब्लिकन पार्टी को अपनी खोई हुई इमेज, अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट पानी है अमेरिकन लोगों के हाथ में। चूंकि अब अमेरिका के और दुनिया के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जो भी कर रहा था वो जरूरत से ज्यादा गलत था। तो इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, शेयर और कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं जाने वाला है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं, कुछ भी ऐसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और साथ साथ आपको और एक्स्ट्रा वीडियोज़ मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो रिक्लेनिंग सार्क फ्रॉम द ऐश ऑफ 2020, डिस्पाइट इट्स डेस्पोडेंसी, the rationale for its existence is intact and India can use it as a stage for its global ambitions. डेस्पोडेंसी का मतलब होता है लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। डेस्पोडेंसी मतलब कि सार्क ज्यादा एक पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। कुछ कंक्रीट सार्क में हो नहीं रहा है, सार्क बस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, तो वो बस बना हुआ है फॉर्मली, ना उसकी कोई जल्दी मीटिंग होती है, ना उसकी मीटिंग में कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि इंटर रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ा सके। एक आप कह सकते हो कि इस लेवल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पोटेंशियल है वो उस पोटेंशियल सार्क नहीं दिखा पा रहा है। तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बात कही जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग साउथ एशिया एज अ रीजन की बात करेंगे। साउथ एशिया एज अ रीजन की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये समझना है कि साउथ एशिया में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं। 8 कंट्रीज आती हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये 4 हो गई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। तो ये हो गई आपकी साउथ एशियन कंट्रीज, यही मेंबर्स हैं आपकी सार्क की, ठीक है भाई। अगर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात की जाए, 36 साल हो चुके हैं, 36 ईयर्स हो चुके हैं सार्क को बने हुए, और अब सार्क जिस प्रकार से काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पोटेंसी बची ही नहीं है सार्क में। 2020 छठा ऐसा साल है जब सार्क के जो नेशन की जो लीडर्स हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा दिन आ चुका है जहां पे सार्क की मीटिंग्स हो ही नहीं पा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, इंडिया का इनफैक्ट एक ऑफिशियल स्टैंस जा चुका है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाता है, और पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं पा रही समिट। लास्ट टाइम अगर आप देखो तो सार्क समिट हुई थी इस्लामाबाद 2016 में, जहां पे न्यू दिल्ली ने पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि इंडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की। हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी तो खुद पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ से मिल के आए, उसके बाद भी पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट अटैक करने हैं। तो इंडिया भी कब तक कोशिश करेगा दोस्ती बनाने की, जब एक इंसान टेररिस्ट अटैक करने पर उतारू हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में रिश्ते चल नहीं पाएंगे। अब हुआ यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी इश्यूज चल रहे हैं सार्क में, उसके चलते बाकी मेंबर कंट्रीज पे भी इफेक्ट आ रहा है, और जब बाकी मेंबर कंट्रीज पे इफेक्ट आ रहा है तो साउथ एशिया एज अ रीजन नहीं नजर आ रहा है। जब साउथ एशिया एज अ रीजन नजर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे कंपेयर करना चाहूंगा एशियान के साथ। जो एशियान की कंट्रीज है ना, वो कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आती हैं। इश्यूज वहां पे भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमीज आपस में कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज को लेके उनके बीच में मनमुटाव हैं, बट इंडिया पाकिस्तान के लेवल के मनमुटाव नहीं है। और कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, 2 कंट्रीज जो कि पहले एक थी बट वो किसी वजह से अलग हो गई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान धर्म की वजह से अलग हो गए, उनके बीच में दुश्मनी कितनी गंदी हो जाती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात कर लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लीजिए, एक दूसरे के फूटे आंख नहीं सुहा रहे। तो एक समय पे इंडिया पाकिस्तान जो एक कंट्री हुआ करती थी, आज की डेट में इंडियन नागरिक पाकिस्तान में घुमा ये बहुत मुश्किल है। एक ब्रिटिश नागरिक बहुत आसान से घूम सकता है, जबकि ब्रिटिशर्स ने इतने साल हम पे राज किया है। तो इतने बुरे हालात हो गए। उसके चलते साउथ एशिया एक फ्रेगमेंटेड ग्रुप नजर आ रहा है। यानी साउथ अफ्रीका में जो 8 कंट्रीज हैं, अगर इन 8 कंट्रीज को आपको डील करना है तो आपको एज अ फ्रेगमेंटेड ग्रुप डील करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यूरोपियन यूनियन को साउथ एशिया रीजन के साथ डील करना है, तो सार्क एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है। यूरोपियन यूनियन को अफगानिस्तान के साथ अलग करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ अलग करना पड़ेगा, इंडिया के साथ अलग, बांग्लादेश अलग, नेपाल अलग, भूटान अलग, श्रीलंका अलग, मालदीव अलग। अगर कुछ ऐसा होता कि साउथ एशिया रीजन पूरा एज अ कलेक्टिव एंटिटी नजर आता तो भाई बात ही अलग होती। तो यूरोपियन यूनियन को केवल एक इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ
कुछ एमओयूज करने पड़ते हो, चीजें ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो जाती है, बट वो नहीं हो पा रही है। तो सार्क अच्छे से काम कर नहीं पाया, जिसके चलते में सार्क एक फ्रेगमेंटेड एंटिटी नजर आ रहा है। उसके बाद 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में कोरोना पैंडेमिक फैल गया, चाइना का एग्रेशन एट एलएसी और इंडिया के पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम। इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इंडिया की धरती पे टेररिज्म को फैलाने में लगा हुआ है। कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाने में पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान इंडिया की टेरिटरी को क्लेम करता है और पाकिस्तान सार्क कंट्रीज में, सार्क की मीटिंग्स में जो भी इंडिया के इनिशिएटिव्स है उनको रोकने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भाई हर चीज में इंडिया को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इंडिया ने जब पाकिस्तान में मीटिंग हुई इस्लामाबाद में 2016 में, वहां पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इससे इंडिया ने पाकिस्तान को एक और वीटो दे दिया। इंडिया ने देखिए मना इसलिए किया चूंकि पाकिस्तान बिल्कुल ही एंटी इंडिया हो रखा था। बट यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि सार्क की मीटिंग में जो कि पाकिस्तान में हो रही है, अगर आप उसको अटेंड नहीं करते तो आप एक्चुअली में पाकिस्तान को फायदा दे रहे हो, आप एक्चुअली में पाकिस्तान को वीटो दे रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही है कि सार्क इनफेक्टिव हो जाए। पूरी चांसेस है कि चाइना ने बैक एंड से पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हो कि सार्क को सक्सेसफुल ना होने दो, क्योंकि सार्क इंडिया डोमिनेटेड है ऑब्वियसली। चाइना बहुत लंबे समय से सार्क का मेंबर बनना चाह रहा है, बट इंडिया के अपोजिशन की वजह से चाइना सार्क का मेंबर बन नहीं पाया। तो पाकिस्तान यहां पे सार्क की इंपॉर्टेंस को कम करना चाहता है, और इस इंपॉर्टेंस को कम करने में कैसे ना कैसे इंडिया ने मदद की है, क्योंकि जब सार्क की मीटिंग्स पाकिस्तान में होने वाली थी, इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और एट द एंड टाइम यहां पे फॉरेन पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जा रहा है। इंडिया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स भी आते हैं, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। तो कुल मिला के अगर आप रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल की बात कर लो, शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात कर लो, फिर नेपाल के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं उसकी बात कर लीजिए। देखिए सारी जो कंट्रीज है, जैसे कि नेपाल है, नेपाल ने भी हमारे देश का हिस्सा अपने मैप में दिखा दिया। चाइना का तो हालात आपको पता ही है, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल, इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, जबकि रशिया एक ऑल एलाई सपोर्टर है चाइना का, ये ओपन में बात आ चुकी है। तो पाकिस्तान के साथ मीटिंग करने से मना क्यों कर रहा है इंडिया? यहां पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, वो हमको पता है। पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है, ये हमको पता है। लेकिन पाकिस्तान में होस्टेड मीटिंग को ना अटेंड करके तो हम पाकिस्तान को ही वीटो दे रहे हैं, हम खुद सार्क की इफेक्टिविटी को कम कर रहे हैं। हमें सार्क की इफेक्टिविटी को स्ट्रांग करना है, ताकि सार्क की मीटिंग्स तो होती है ना, कल की डेट में अगर पाकिस्तान को निकाल के सार्क माइनस पाकिस्तान करना पड़े तो इंडिया के पास कम से कम बेस होगा। अगर इंडिया खुद ही सार्क की मीटिंग्स को अटेंड करना बंद कर देगा तो सार्क की इंपॉर्टेंस खुद ही इंडिया कम कर देगा। समझ गया बात को? तो सार्क को रिवाइव करना यहां पे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बताई जा रही है। दूसरी बात, सार्क को रिवाइव करना सार्क की कंट्रीज के लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट है पैंडेमिक के चलते। साउथ एशिया का जो एक्सपीरियंस रहा है पैंडेमिक में, वो बाकी कंट्रीज से थोड़ा ज्यादा खराब रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर इसके ऊपर कोरोना का पैंडेमिक खतरनाक तरीके से आया है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, वैक्सीन के ट्रायल्स की बात होगी, कोल्ड स्टोरेज चेन्स की बात होगी। वहां पे अगर साउथ एशिया एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कनेक्टेड रीजन होगा तो चीजों को ग्राउंड में टेकअप करने में काफी फायदा होगा। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, पैंडेमिक्स इंपैक्ट ऑन साउथ एशियन इकोनॉमीज इन अनदर एरिया दैट कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन। ये जो कोरोना के पैंडेमिक का इंपैक्ट आया साउथ एशियन इकोनॉमीज पे, ये एक और वजह है, ये एक और इलाका है जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन बढ़ना चाहिए साउथ एशियन इकोनॉमी में। ओवरऑल जीडीपी का स्लो डाउन हो रहा है साउथ एशियन कंट्रीज में, ग्लोबल जॉब कट्स हो रहे हैं, माइग्रेंट लेबर और एक्सपैट्रिएट्स, साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है देश के अंदर, वो 22% गिर चुका है। ओवरऑल टूरिज्म में केवल 10.77 मिलियन जॉब्स गई हैं साउथ एशियन रीजन में, 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स गई हैं, और 52.2 बिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी का नुकसान हुआ है केवल टूरिज्म सेक्टर में साउथ एशियन कंट्रीज में। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का इंपैक्ट है साउथ एशियन कंट्रीज में वो बहुत हैवी है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो ऐसे में साउथ एशियन रीजन को एज अ फ्रेगमेंटेड एंटिटी की बात जाए, एज अ कंबाइंड एंटिटी देखा जाना जरूरी था, बट वो अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं जा रहा है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स that have estimated the losses have all suggested that South Asian countries work as a collective to set standards for labor from the region and also to promoting a more intra-regional transnational approach towards tourism, citing successful examples. वर्ल्ड बैंक का यह बोलना है कि साउथ एशिया को फ्रेगमेंटेड एंटिटी ना बढ़ के एक एंटिटी बनना चाहिए, जहां पे लेबर स्टैंडर्ड्स एक हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक हो, कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेके ट्रांसनेशनल अप्रोच हो। जैसे कि अगर आप ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा सिस्टम की बात करिए तो यहाँ पे एक वीजा के दम पे आप बहुत सारी कंट्रीज को घूम सकते हो। यूरोप में देखिए
एक वीजा के दम पे आप 27-28 कंट्रीज को ले घूम सकते हो। तो कुछ ऐसा ही होता कि एक बाहर वाले पर्सन को एक वीजा लेना पड़ता और वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, मालदीव घूम के वापस चला जाता। कुछ इस प्रकार का करना चाहिए। इस प्रकार का ना करके यहां तो साउथ एशिया का रीजन बिल्कुल ही भाई यहां पे पूरी तरीके से फ्रैगमेंटेड नजर आ रहा है। फिर भाई लंबे समय में अगर साउथ एशियन रीजन कंबाइंड रहता है तो जो प्रायोरिटीज है साउथ एशियन रीजन की वो किस तरफ चली जाएंगी? हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ जाएंगी, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएंगी, जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाएंगी, जिससे साउथ एशिया एक फ्रैगमेंटेड, देखिए अगर कंबाइंड होकर काम करेंगे तो हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान जाएगा। फिर कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो कुछ और जगहों पे भी देखा गया है। पहले क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेवल और माइग्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है ना। एक कंट्री की दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस को फॉर ग्रांटेड लेके चला जाता था। कोरोना के पैंडेमिक के लगने के बाद चाइना के अगेंस्ट जो बैकलैश आया, सप्लाई चेन्स को तोड़ने की बात आई, जो नेटिविज्म की एक धारणा शुरू हुई, सेल्फ डिपेंडेंस की धारणा शुरू हुई, सप्लाई चेन्स को लोकलाइज करने की धारणा शुरू हुई। क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया भर में चीजों की कमी हो गई, तो सबको लगा कि भाई हमें अपनी सप्लाई चेन, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी खुद डेवलप करनी है, हम किसी दूसरी कंट्री पे एक लिमिट से ज्यादा मतलब अब ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इंडिया को एक खासकर समझ में आया, क्योंकि इंडिया पे एक तरफ चाइना अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस रखने की बात कर रहा था और दूसरी तरफ बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा था। तो यहां पे ये जो आपकी नेटिविज्म और सेल्फ डिपेंडेंस की जो भावना निकल के आई है, उसने उस ओवरऑल सार्क के इनिशिएटिव को स्ट्रांग किया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया को जोड़ने के बजाय अगर सिर्फ कुछ रीजनल इनिशिएटिव्स बना लिए जाएं तो वो एक अच्छा सपोर्ट बेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आगे। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन का एरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये पूरे पैन वर्ड नहीं है, ये एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड है। ओके, तो जो रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, रीजनल पॉलिटिकल कल्चरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। वहां पे नेटिविज्म की थ्योरी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। कोरोना के पैंडेमिक के बाद जो ट्रेड वॉर छुड़ा, ट्रेड वॉर तो खैर पहले से छुड़ा था चाइना यूएसए में, इस पूरे क्वैगमायर में जहां पे दुनिया भर की कंट्री सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रही हैं, अपनी सप्लाई चेन को बिल्ड करने की बात कर रही हैं, वहां पे रीजनल एग्रीमेंट्स बहुत काम दे सकते हैं। और इंडिया अभी केवल एक ही रीजनल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि सार्क कंट्रीज के साथ है, और वो उतना इफेक्टिव होकर निकल के नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की कांस्टेंट बहस चल रही है। तो यहां पे ओवरऑल ये नेटिविज्म, अपने आप पे फोकस करने वाली भावना से अगर लड़ना है तो रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। वो एक प्रॉपर पुशबैक हो सकते हैं आइसोलेशन से, बट इंडिया केवल एक रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, जिसके चलते इंडिया खुद आइसोलेट हो गया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इंडिया को इस बात पर क्रिटिसाइज किया है कि हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। और यहां पे अगर चाइना के एंगल की बात की जाए तो चाइना का एंगल थोड़ा डेंजरस निकल के आता है। चाइना बहुत लंबे समय से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बनने नहीं दिया गया। अभी के लिए अगर सार्क मेंबर्स की बात की जाए, सार्क में 8 कंट्रीज हैं। इन 8 कंट्रीज में अगर केवल आप 2 कंट्रीज को छोड़ दीजिए, एक इंडिया एक भूटान, इंडिया भूटान एक 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना की मेंबर नहीं बनी है। बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना के मेंबर ये ऑलरेडी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की चाटने का पूरा इंतजाम इन कंट्रीज में हो चुका है, बट इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो पूरे चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में, चूंकि चाइना को सार्क नहीं ज्वाइन करने दिया गया है, तो हो सकता है चाइना इन बची हुई कंट्रीज के साथ, यानी इंडिया और भूटान को हटा के बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोई मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर ले अंडर द बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप कह सकते हो बैनर, ताकि इस बीआरआई के बैनर के अंदर ये लोग ट्रेड कर सकें और इंडिया और भूटान को फर्दर आइसोलेट कर सकें। भूटान को सजा क्यों देगा चाइना? भूटान को सजा चाइना इसलिए देगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भूटान यहां पे प्रो इंडिया नजर आ रहा है, चाइना की बातों को मान नहीं रहा है, और चाइना यहां पे इस डायरेक्शन में ऑलरेडी स्टेप बढ़ा चुका है। चाइना ऑलरेडी सार्क कंट्रीज को मेडिसिन भेज रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स भेज रहा है, वैक्सीन का प्रॉमिस किया, तो साइनोवैक नाम की जो वैक्सीन चाइना डेवलप कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि अवेलेबल कराई जाएगी सारे देशों को। चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं वो मीटिंग कर चुके हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के मिनिस्टर्स के साथ। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात हो रही, साइनोवैक वैक्सीन पे बात हो रही। तो इंडिया और भूटान को हटा के बाकी सारी कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे ऑथर बस यही बोल रहा है कि हमारी सरकार को सार्क को रिवाइव करके ओवरऑल
इस पूरे रीजन में अपनी धाक जमाने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल होने वाला, दिस इज एक्चुअली नॉट एन ईजी वर्क, बट एक्चुअली कोशिश तो करनी होगी। पाकिस्तान के साथ तो उतना नहीं बन पा रही है, लेकिन बाकी देशों के साथ तो बनाने की कोशिश की जा सकती है। यही बात बस यहां बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, कोर्ट शुड स्टे विद इन देयर डोमेन वाइल रूलिंग ऑन लॉज। सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है in the ongoing contestant between large sections of farmers and center over new farm laws may be motivated by laudable intention to break the drought in education। देखिए, नेगोशिएशन चल रही है, एक तरफ फार्मर यूनियन है, एक तरफ केंद्र सरकार है। कुछ भी ब्रेक थ्रू निकल के नहीं आ पा रहा है, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ के बैठे हैं। अभी अपनी अपनी बात पे अड़ के बैठे हैं, तो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे ना कैसे करके इस पूरे इशू को सॉल्व किया जाए। चलिए ठीक है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया है, वहां पे एक पोर्शन तो ये बोलता है कि जो 3 लॉज है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनको अभी के लिए सस्पेंशन मोड में रखा जाएगा। ठीक है ना भाई। तो इस कॉम्प्रोमाइज के चलते सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि तीनों लॉज को सस्पेंशन में रखा जाएगा। सस्पेंशन में क्यों रखा जाएगा? क्योंकि भाई पहली बात तो फार्मर्स को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि फार्मर्स की बात सुनी जा रही है, और दूसरी बात, एक बार अगर इन लॉज को टेम्परेली भी हटा दिया जाए तो कम से कम फार्मर्स को लगेगा कि हाँ भाई अभी के लिए इन लॉस को हटा दिया गया है, नेगोशिएटिंग टेबल पे चलते हैं, 4 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां पे बातचीत करते हैं और फिर देखेंगे भाई क्या किया जा सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की निंदा हो रही है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की निंदा किस बेसिस पे हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन 3 फार्म बिल्स को स्टे करने की बात कर रहा है, लेकिन कौन से बेसिस पे स्टे करने की बात कर रहा है? फार्मर जो आके एजिटेशन कर रहे हैं, फार्मर उसको हटाने की इसलिए मांग कर रहे हैं, फार्मर बोल रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फार्मर के राइट्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस लेजिस्लेशन के ऊपर स्टे किस बेसिस पे लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे लगा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसिलिटेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो अरेंजमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टे लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई हम 4 मेंबर की एक कमिटी बना देते हैं, ये 4 मेंबर की कमिटी बैठ के बातचीत करेगी कि फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए। तो पहली बात तो यहां पे ये हो गई कि फार्मर एजिटेशन करते हुए बोल रहे हैं कि ये जो फार्म बिल्स है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको पूरी तरीके से हटाओ। तो भाई यहां पे फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इनफॉर्मिटीज इन द लॉ, इन लॉस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कोशिश कर रहा है कि ये 4 मेंबर की कमिटी इन लॉस के ऊपर बात करेगी, तो 4 मेंबर की कमिटी जब तक इन लॉस के ऊपर बात करेगी तब तक इन लेजिस्लेशन को स्टे कर दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट इन लॉस के ऊपर बैन लगा रहा है, इनको स्टे कर रहा है इस वजह से नहीं क्योंकि वो गलत है कॉन्स्टिट्यूशनली, इस वजह से जब तक इस 4 मेंबर की कमिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो एडजुडिकेटिव रोल है ना, इसकी निंदा की जा रही है। तो नो डाउट ये जो 4 मेंबर कमेटी बनाने की बात है, करंट टेंशंस को थोड़ा कम कर सकती है। गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि कहीं भाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में फार्म प्रोटेस्ट का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा जो कि इस पूरे पूरे मूवमेंट को हेड कर रहा है, उसने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई आपका एडजुडिकेटिव रोल है, जब आपके पास केस आए तब आप उसको स्टडी करिए। आप तो यहां पे ऑर्डर टाइप के इशू कर रहे हो, क्या आप इस ऑर्डर्स को इशू करने के लिए एलिजिबल हैं? तो भले ही बोबड़े साहब का यह बोल देना और सरकार से यह पूछना कि भैया इतने महीनों से आपके कंसल्टेशंस चल रहे हैं, इतने महीनों से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? सरकार बोल रही है हम कुछ कर रहे हैं। तो यहां पे बोबड़े साहब और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस ने गुस्से से बोला कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, हजारों की तादाद में लोग इतनी ठंडी में पड़े हुए हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रोल में प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी के बेसिस पे लॉस को स्ट्रक डाउन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट या तो इन लॉस को सही बोल सकता है या इन लॉस को गलत बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल एडजुडिकेटिव है, सुप्रीम कोर्ट का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डेसिफर करना। तो सुप्रीम कोर्ट को यहां करना क्या चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट या तो ये बोल दे कि ये फार्म लॉस सही है, सुप्रीम कोर्ट या तो ये बोल दे कि ये फार्म लॉस गलत है। दो चीज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहां कर क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम 4 मेंबर की कमेटी बनाएंगे और ये 4 मेंबर की कमेटी इस बात के ऊपर बहस करेगी कि लॉस सही है या गलत है। सबसे पहला सवाल, ये 4 मेंबर की कमेटी में कौन से मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा और मेंबर्स को कौन से बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा? अभी इस बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो 4 मेंबर्स इस कमेटी पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फार्म बिल्स को सपोर्ट कर चुके हैं। तो वो मेंबर्स जो ऑलरेडी फार्म बिल्स को सपोर्ट करने की बात कर चुके हैं, उनको बेसिस पे अगर आप कमेटी बना भी दोगे तो कमेटी का आउटकम क्या आएगा ये तो सबको पता है भाई। समझ गए ना बात को? तो पहले ही आप अगर ऐसे मेंबर्स को बना रहे हो, देखिए क्या बोला गया, इट इज नॉट क्लियर हाउ
the 4 members on the committee were chosen and there is already some well founded criticism that some of them have already voiced their support for the farm laws and questions. तो मतलब कि कौन से बेसिस पे इन 4 मेंबरों को चुना गया और जिन 5 मेंबर को चुना गया वो पहले ही फार्म बिल को सपोर्ट कर चुके हैं, तो इस कमेटी को बनाने का मतलब क्या है? जब वो मेंबर्स पहले फार्म बिल को सपोर्ट कर चुके हैं वो फिर से सपोर्ट कर देंगे। समझ गए? फिर अब यहां पे बात ये है कि मान लीजिए ये 4 मेंबर की कमेटी बनी और कल की डेट में 4 मेंबर की कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है और मान लीजिए ये फार्म बिल्स के अगेंस्ट रिकमेंडेशन देती है, तो ऐसे केस में क्या सुप्रीम कोर्ट इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड फार्म बिल्स को बदल देगा? क्या ये गलत नहीं है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का काम है एडजुडिकेटिव रोल, सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को डेफर करना, लीगैलिटी को सॉल्व करना, पॉलिसी बनाना नहीं है। तो कल की डेट में 4 मेंबर की कमेटी अगर लॉ को बदलने को कहती है तो लॉ तो पार्लियामेंट ही बदलेगी या सुप्रीम कोर्ट बदल देगा? तो सुप्रीम कोर्ट अगर 4 मेंबर की कमेटी बना रहा है तो उस 4 मेंबर की कमेटी के हिसाब से जो रिकमेंडेशन आएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ही उनको इंप्लीमेंट कर देगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पे। समझ गया बात को? तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ये बताना है कि फॉर्म लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये ना बता के 4 मेंबर की कमेटी बनवा रहा है, उसके रिकमेंडेशन पे काम करेंगे, तब तक फार्मर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाओ और प्रोटेस्ट को खत्म कर दो। फार्मर्स बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म करेंगे हम, आप फार्म बिल्स को पूरा हटाइए, हमें फार्म बिल्स के ऊपर स्टे नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्टे लाने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बैक एंड में सुप्रीम कोर्ट और कुछ सेंटर की मांडवली टाइप की चल रही है, मे बी, ताकि देश की जनता को ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट और सेंटर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट वही कर रहा है जो कि सेंटर चाहता है करना। सुप्रीम कोर्ट अगर सीधे सीधे यहाँ पे फार्म बिल्स को अप्रूवल देता है तो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे अगर यहाँ पे फार्म बिल्स को रिजेक्ट कर देता है तो सरकार की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो एक बीच का नेगोशिएटेड सेटलमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। शायद इनडायरेक्टली ऑथर यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, सुप्रीम कोर्ट की हद तक सही है, सरकार की हद तक सही है, फार्मर्स की हद तक सही है, इसके अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। समझ गए भाई? आगे बात करते हैं स्ट्रेन्ड ट्राइज। द पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड हीड द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नर। देखिए 3 दिन लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहे हैं? प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं आपके वी नारायण स्वामी जी, जो कि पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं। किसके बैनर के अंदर लीड कर रहे हैं? सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस। किसके अगेंस्ट खड़े हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी के अगेंस्ट खड़े हैं। ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, दोनों के बीच में बहस चल रही है, दोनों के बीच में मनमुटाव है और इस मनमुटाव की बहुत सी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ। दूसरी कंडीशन है कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग कैश। क्या बोला गया भाई? जो वी नारायण स्वामी जी हैं उन्होंने बोला कि भाई हम फ्री राइस बांटेंगे, कोरोना का पैंडेमिक आ गया, हम लोगों को फ्री राइस बांटेंगे। किरण बेदी जी ने बोला कि ठीक है भैया फ्री राइस बांटो, लेकिन इस फ्री राइस वाली स्कीम को पीडीएस में डीबीटी से जोड़ दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दो। तो लोगों से बोलो कि भाई आप लोग पीडीएस शॉप से जाके राइस खरीद लीजिए, जो भी इंसेंटिव अमाउंट है और जो भी सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। वी नारायण स्वामी ये बोल रहे हैं कि भाई कोविड के पैंडेमिक के दौरान हम फ्री राइस बांट रहे हैं, पीडीएस की तो जरूरत ही नहीं है। तो इस बात पे भी जो किरण बेदी और वी नारायण स्वामी जी हैं लड़ रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में भी किरण बेदी और वी नारायण स्वामी जी लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कुछ काफी अच्छे चल नहीं रहे और हालात इतने खराब हो गए कि भाई कांग्रेस और उसके जो अलाइज हैं स्टेट गवर्नमेंट में वो डिमांड कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को उनकी पोस्ट से हटाया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मेमोरेंडम भी प्रस्तुत किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी के सामने। ये बोला कि जो मिस किरण बेदी हैं ये एक ऑटोक्रेटिक मैनर में काम कर रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड है इनका। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड मतलब कि ये सरकार द्वारा किए गए कामों को रोकने की कोशिश करती हैं। सरकार जो भी प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए काम कर रहा है लोगों को, उसको मिस बेदी रोकने की कोशिश कर रही है। मिस बेदी भी चुप नहीं है। मिस बेदी वी नारायण स्वामी से क्या बोल रही हैं कि भैया आप अपनी हद में रहिए, आप लोगों को, पब्लिक को हमारे बारे में यानी किरण बेदी जी के ऑफिस में और सेंटर के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत समझाइए। किरण बेदी जी ने एंग्विश और डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया। उन्होंने बोला कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो सेक्रेटेरिएट है वो जस्ट फेयर और एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है और ये बात राज्य की सरकार को शायद पसंद नहीं आ रही है, इसलिए राज्य की सरकार मिस बेदी के अगेंस्ट बोल रही है। तो इस प्रकार के इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब यहां पे कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल कलर सा बनता नजर आ रहा है। पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार है। पुदुचेरी
में जो कांग्रेस का आप कह सकते हो सपोर्टर है वो है द्रविड मुनेत्र कज़ागम। द्रविड मुनेत्र कज़ागम तमिलनाडु के इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है जो कि एआईएडीएमके के अगेंस्ट खड़ी है तमिलनाडु में, और एआईएडीएमके का सपोर्टर कौन है? बीजेपी। तो टेक्निकली देखा जाए तो द्रविड मुनेत्र कज़ागम एंटी बीजेपी है, एंटी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी जी, इसका ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है द्रविड मुनेत्र कज़ागम। कहां पे? पुदुचेरी में। अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी की बात करिए तो वहां पे वी नारायण स्वामी जी की चलती है। वी नारायण स्वामी जी का कोई इफेक्टिव अपोजिशन है नहीं, तो पूरे चांसेस ये हैं कि अगले इलेक्शन में भी वी नारायण स्वामी जी ही जीत जाएंगे पुदुचेरी में। तो यहां पे एक जंग सी छिड़ी हुई है। जंग में एक तरफ है वी नारायण स्वामी साहब और दूसरी तरफ है मिस बेदी, और ये जंग बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर भी चल रही है और ओवरऑल माइंडसेट के ऊपर चल रही है। तो यहां पे ऑथर बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि मिस बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीफ मिनिस्टर को पूरा सपोर्ट दें उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड फंक्शनरी है, लोगों ने इनको चुन के बैठाया सीट पे। तो अगर लोगों ने इनको चुन के बैठाया सीट पे, तो अगर आप वी नारायण स्वामी के काम में अगर रोकने की कोशिश करते हो, रुकावट डालने की कोशिश करते हो, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो यह हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, जो कि मिस किरण बेदी को नहीं करना चाहिए। क्या सही कला गलत ये आप अपने हिसाब से देखिए। राइस फ्री राइस स्कीम को लेकर मनमुटाव हुआ था और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लेके मनमुटाव हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तो लगाते रहते हैं। पॉलिटिशियंस का तो देखिए काम ही इल्जाम लगाना। लेकिन एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस किरण बेदी, ये एक पॉलिटिशियन नहीं है। इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इन यूनियन टेरिटरी, ये पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन हमेशा लोगों के द्वारा चुन के आता है, या तो डायरेक्टली चुना जाएगा या इनडायरेक्टली चुना जाएगा, जैसे होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर राज्यसभा में। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पॉलिटिकल फंक्शनरी नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको भी पॉलिटिकल तरीके से ही इस्तेमाल होगा। अब आगे बात करते हैं पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। A balance has to be struck between the police autonomy and the need for the political executive to retain control over the force, but this rarely happens. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? 6 जनवरी को एक वायलेंट मॉब ने अटैक कर दिया वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पे। ये जो वायलेंट मॉब था ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर था। कैपिटल हिल में उस दिन डेमोक्रेट जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की विक्ट्री को सर्टिफाई किया जाना था और फाइनली ये बोला जाना था कि भाई बाइडेन जीत गए हैं, कमला हैरिस जी जीत गई हैं और ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे यूएस के। इसके अगेंस्ट में मिस्टर ट्रम्प ने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी, बहुत सारे रिपब्लिकन लीडर्स ने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी और उसके चलते में इतना बवाल हो गया। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जब इतनी प्रॉब्लम हुई उस समय पे पुलिस अथॉरिटीज क्या कर रही थी? ये जो आपकी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज थी, ये उस समय पे क्या कर रही थी? क्या ये तैयार थी इस प्रकार के इवेंट को झेलने के लिए? क्या इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट का ये फेल्योर नहीं है कि कैपिटल हिल के अंदर तक घुस गए लोग और ये कुछ कर ही नहीं पाए? आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर इंडिया की बात करिए, इंडिया में इस तरीके की मान लीजिए अगर कोई एक्टिविटी होती है, लोग न्यू दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं और बिल्कुल ही 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री जी के आवास या पार्लियामेंट के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया में पुलिस क्या करती? मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में पुलिस जिस जगह पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उससे 1 किलोमीटर दूर ही बैरिकेड लगा के लोगों को रोक देती। ओके, इंडिया की पुलिस मान लीजिए ये करती, और अगर ऐसा इंडिया की पुलिस करती तो मोस्ट प्रोबेबली मॉब वायलेंस होता। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं हुआ। यूएस में भाई बिल्कुल पास तक पहुंच गई है भीड़। ओके, उसके बाद इंडिया में मान लीजिए पुलिस के पास अगर ओवरऑल कैपेसिटी कम पड़ती तो हम लोग दूसरी एजेंसीज को बुलाते अपनी मदद के लिए, सशस्त्र सीमा बल को बुलाते, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाते। यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोला गया है कि यूएस में जो और एजेंसीज की डिमांड नहीं की गई। जब ऐसा होता है ना कि जो कैपिटल हिल की जो पुलिस है वो अपना अलग तरीके से काम करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, इसको अगर जरूरत पड़े तो ये दूसरी नेबरिंग एजेंसीज और नेशनल गार्ड को बुला सकती है। यहां पे ये बोला गया, फॉर्मर चीफ ऑफ द कैपिटल पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि जब आपके पास कैपेसिटी एफिशिएंट नहीं थी तो आपने और पुलिस को दूसरी नेशनल गार्ड एजेंसीज को क्यों नहीं बुलाया? यहां पे आप देखिए, the entry cases of policing Washington DC are somewhat analogous to those administering Delhi. Although Delhi is all purposes a state as defined by constitution, operational control over Delhi police rests with the Union Ministry. दिल्ली पुलिस किसके अंदर काम करती है? यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। ये अरेंजमेंट कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हर चीज पे नियम कानून बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड पे नियम कानून नहीं बना सकती। सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स ने ये पुलिस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, बट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर नहीं देना चाहेगी। और थोड़ा अजीब भी लगेगा क्योंकि दिल्ली के ऊपर तो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए।
अब एनालॉगस वाली बात देखते हैं कि भाई जो पुलिस सिंह वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, जो दिल्ली में हो रही है, इसमें फर्क क्या है। दिल्ली की स्टेटहुड की डिमांड हुई है, पूरी स्टेटहुड की, उसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये होने वाला है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी नहीं। अब यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, द मोड ऑफ पुलिसिंग द अमेरिकन कैपिटल इज अ शेड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट प्रिवेल्स इन इंडिया। अगर आप यूएस कैपिटल पुलिस की बात करिए, जो यूएस कैपिटल हिल को प्रोटेक्ट करती है, ये एक इंडिपेंडेंट पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि सीधे हाउस स्पीकर ऑफ द यूएस कैपिटल और सेनेट प्रेसिडेंट, हाउस स्पीकर मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को और सेनेट के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है ये यूएस कैपिटल पुलिस। ठीक है भाई, अगर यूएस कैपिटल पुलिस को एकदम से जरूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा री की, तो वो वॉशिंगटन डीसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए मांग सकते हैं, ये नेशनल गार्ड से मदद मांग सकते हैं, और दूसरी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि एफबीआई से मदद मांग सकते हैं। नेशनल गार्ड एक पोटेंट एजेंसी है, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो यूएस की आर्मी और एयरफोर्स से उठाए जाते हैं। ओके, नेशनल गार्ड का जो कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी है पार्टली, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है पार्टली। अब यूएस कैपिटल हिल की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। यूएस कैपिटल हिल 6 जनवरी वाले दिन जो मॉब मोबिलाइजेशन हो रहा था, उसकी बहुत वार्निंग्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी पहले कि भैया ऐसा कोई अटैक हो सकता है 6 जनवरी को। तो जब पहले से पता था कि ऐसा कुछ अटैक हो सकता है, तो कैपिटल पुलिस ने एक्ट करने में समय क्यों लगाया। यहां पे क्या कोई ऐसी पॉलिटिक्स हो रही थी जिसकी वजह से सिक्योरिटी को कम रखा गया? क्या कुछ ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक एंड से नेशनल गार्ड को बोला कि आप यहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या कुछ ऐसा हुआ कि सेनेट में जो रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में है, इन रिपब्लिकन्स ने और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस को आने नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं इन राइटर्स को, इन मॉब्स को कैपिटल हिल में घुसने की परमिशन दी गई? कुछ ऐसा हुआ है क्या? यहां पे देखिए, यूएस में अब पुलिस के एक्शंस के ऊपर इल्जाम उठाया जा रहा, सीधे 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 ये बात बोली जा रही है कि हो सकता है बैक एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड को रोक के रखा, हो सकता है कि कैपिटल हिल की पुलिस से ये बोला गया कि आप इन राइटर्स और इन मॉब्स के खिलाफ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन मत लीजिए, हो सकता है कि जो रिपब्लिकन्स डोमिनेट करते हैं सेनेट को, इन्होंने ही यूएस कैपिटल की पुलिस को एक्शन नहीं लेने दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है यूएस के पॉलिटिशियंस का पुलिस को गलत तरीके से प्रयोग करने का, और ऐसे एग्जाम्पल इंडिया के पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बहुत लगाए गए। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो राइटर्स 6 जनवरी को यूएस कैपिटल हिल के ऊपर अटैक कर रहे थे, इनकी बहुत किड तरीके से हैंडलिंग हुई, इनकी हैंडलिंग बहुत आराम से हुई, इनको ज्यादा दबाया मारा नहीं गया। वहीं पे जब ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मूवमेंट हो रहा था ना, उस समय पे जो राइटर्स की हैंडलिंग हुई है वो बहुत स्ट्रिक्ट और क्रूअल तरीके से हुई है। यहां पे ये जो मॉब वायलेंस हुआ, इस मॉब वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल हिल पुलिस ने ज्यादा नहीं किया, ऐसा बोला जा रहा है। और जब ब्लैक लाइव्स वाला मैटर वाला इंसिडेंट हो रहा था, तो भाई पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा लोगों को, बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो बहुत लंबे समय से यूएस की पुलिस पे रेसिज्म के चार्जेस लगते आए, और अब हमारे यूएस के पॉलिटिशियंस के ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती इस मॉब अटैक को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जबरदस्ती इस मॉब अटैक को बढ़ने दिया। और यहां पे इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त हैं रिपब्लिकन्स, जो कि सेनेट में डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर भी लग रहा है। और इसको इंडिया से भी कंपेयर किया जा रहा है। इंडिया में भी पहले ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी 2020 को, जामिया मिलिया कैंपस में 15 जनवरी 2019 को बाहर के लोग अंदर घुस गए और यूनिवर्सिटी के बच्चों को, लोगों को मारने लगे जो कि सरकारी पॉलिसीज के अगेंस्ट में एजिटेशन कर रहे हैं। कौन सी सरकारी पॉलिसी के अगेंस्ट में एजिटेशन कर रहे थे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इन दोनों इंसिडेंट्स में भी इंक्वायरी हुई, बट कुछ निकल के नहीं आया। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जैसे यूएस में इस कैपिटल हिल वाले मॉब को डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने हो सकता है इस्तेमाल किया हो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, उसी प्रकार से इंडिया की जो सरकारें होती हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती हैं। तो वो मॉब वायलेंस जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसको दबाया जाता है, और वो मॉब वायलेंस जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के फेवर में है, उसको सपोर्ट किया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और अगर कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अपोज करने वाले को अपोज करता है वायलेंट तरीके से, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामी में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो घुस घुस के बच्चों को मारा। तो इस चीज को सरकार ने प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी में लेके नहीं आया, सरकार ने गलत करने वालों को सजा नहीं दी। तो यहां पे ऑथर बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सरकारें होती हैं वो गलत तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करती हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। ये केवल इंडिया में नहीं होता है, ये यूएस में भी होता है। कैपिटल हिल वाला एग्जाम्पल दिया गया और जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया वाले प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया। आर्टिकल किसने लिखा है?
आर के राघवन साहब ने, ये फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं इंडिया में और फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं टू साइप्रस। ठीक है भाई, तो ये था। आखिरी आर्टिकल की बात करते हैं यहाँ पे, रीस्टोरिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ जीओपी, यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी, रिपब्लिकन कैन मेक अमेंड्स बाय होल्डिंग ट्रम्प अकाउंटेबल एंड रीचिंग आउट टू द डेमोक्रेट्स। भाई यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फिर से वेडनेसडे को वोटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करने के लिए। आज वेडनेसडे है, मतलब कि आज वोटिंग होगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करो, इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टाइम इंपीचमेंट हो रहा है, मतलब कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने कि अमेरिकन पॉलिटी को पूरी तरीके से पोलराइज कर दिया है, कहीं ना कहीं उसको हटाना जरूरी है। इस इंपीचमेंट के प्रोसेस का मतलब केवल यह नहीं है कि तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को 25th अमेंडमेंट को कोट करके निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अगला इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप लड़ नहीं सकते ऑन बिहाफ ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसकी इमेज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो जरूरी यह है कि अब ये रिपब्लिकन पार्टी अपनी इमेज को बचाए। तो यहां पे रिपब्लिकन पार्टी को तीन चीज करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए उसके बारे में यहां पे बातें बता रखी हैं। देखिए, बहुत सी रीजंस, एक्चुअली तीन रीजंस बताए गए हैं कि यहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साइड कर देना चाहिए। पहला रीजन क्या बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को अपना पर्सनल प्रिजर्व बना के रिपब्लिकन पार्टी का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्लोरीफाई किया, अपना प्रॉफिट देखा, देश को पूरी तरीके से पोलराइज कर दिया। और कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस झांसे में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप की डिवीजिव पॉलिटिक्स में उसका सपोर्ट करने लगे। इस डिवीजिव पॉलिटिक्स के चलते जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसकी इमेज बहुत गिरी है यूएसए में। इसका जो लॉयल वोट बैंक है ना इस जीओपी पार्टी का, वो इस पार्टी से अलग हट गया है। कहीं ना कहीं लोग डोनाल्ड ट्रंप के ओवरऑल इस पोलराइजिंग एटीट्यूड से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जरूरी यह है कि रिपब्लिकन पार्टी भी अपने आप को इस प्रकार के एटीट्यूड से दूर रखे अगर उनको लॉन्ग टर्म में आगे कभी पावर में आना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि इवन इफ मिस्टर ट्रंप इज नॉट इम्पीच्ड और नॉट रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 25, which allows the vice president to become active president when a president is unable to continue his duties due to various reasons. He will face charges of a serious nature for inciting insurrection and mayhem against legally constituted authority after he leaves office. क्या बोला जा रहा है भैया? 20 जनवरी को टेन्योर खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप इंपीच होते हैं या नहीं होते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं यूएसए में कि जैसे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से नीचे उतरेंगे उनके खिलाफ नाना प्रकार के इल्जाम को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उनके खिलाफ बहुत से लीगल चार्जेस यूएसए में चलाए जाएंगे, और वहां पे केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं घसीटे जाएंगे, पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी और उसके आला लीडर्स घसीटे जाएंगे। तो अगर यहां पे इंपीचमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 25, तो कम से कम बाकी रिपब्लिकन लीडर्स तो अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से हटा सकते हैं, अपने आप को रब ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है यूएसए के लोग। पूरा का पूरा लीगल सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे चेस करने वाला है, तो कम से कम रिपब्लिकन पार्टी अपनी इज्जत ही बचा ले। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि यहां पे इलेक्शन हार गए तो वो पॉलिटिकल इनएक्टिव रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है और वो आगे भी अपनी डिविजिव पॉलिसीज को चलाते रहेंगे, और हो सकता है कि 2024 में जब इलेक्शन हो तो अपनी उम्मीदवारी को डोनाल्ड ट्रंप फिर से अनाउंस कर दें। तो अगर यहां पे इनका इंपीचमेंट हो जाता है तो ये पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए और आगे इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो यहां पे रिपब्लिकन्स मिलकर अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर देते हैं तो वो रिपब्लिकन्स जिनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस है, जो आगे आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई वो आगे आने वाले समय में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के इमेज के लिए भी ये अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पोलराइजिंग है। तो कुल मिला के एंड में बोला यही जा रहा है कि भाई ये रिपब्लिकन पार्टी के इंटरेस्ट में ही है कि रिपब्लिकन्स अब अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से अलग करके ही बात करें, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज ऐसे हुए हैं जहां पे अमेरिकन्स का ये मानना है कि कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है और डोनाल्ड ट्रंप ही इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डोनाल्ड ट्रंप की गलती की वजह से पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी सजा भुगते, ये सही नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हटा ही दिए जाएं, एटलीस्ट पब्लिक फेस के लिए वो बहुत जरूरी है। ये बातें इस आर्टिकल में कही जा रही हैं। आई होप आपके लिए ये एडिटोरियल डिस्कशन यूजफुल हो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक जरूर कर दीजिए, काफी मदद मिलती है, कमेंट भी कर दीजिए, इंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे।